Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Hi दोस्तों, I would like to congratulate Sadhna Singh for completing 1 year of her खबरदार negativity से. All her episodes have been very informative, entertaining, as well as knowledge we gained from them. The episodes of the sections which included health, entertainment and news, which were truth and entertained us the complete year. I wish her all the best for her future endeavors and hope to see her with this Silver Jubilee, Golden Jubilee episodes. Thank you so much. Bye. Sadhna Singh, congratulations for the Khabardar channel for completing 1 year. Very well done. Congratulations Sadhna for completing 1 year of your channel. You are doing very well. Keep it up. नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर साधना जी एंड टीम खबरदार के 100 एपिसोड पूरे होने की आपको और आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और हम चाहते हैं आप ऐसे ही भविष्य में आगे बढ़ते रहें. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें. बाय. साधना, आपको आपके कार्यक्रम के चैनल के कार्यक्रम के पूरा होने पे 1 साल होने पे बहुत बधाई. आपको आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं. खबरदार नेगेटिविटी को 1 साल पूरे होने पर मैडम साधना सिंह जी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं. Hi Sadhna. First of all, please accept my heartiest congratulations on the successful completion of 1 year of your YouTube channel Khabardar Negativity Se. Hi guys, I am Jagmeet Singh from Jammu. I am here to talk about a show called Khabardar Negativity Se, which I have been watching with great interest, and I found it that it is very informative and very interesting. So Khabardar Negativity is about all the things which are going around us, all the developments which are taking around us, and we know everything about it. So I'll request you all guys just to watch this program. You'll get updated regularly, and there is entertainment, information, and whatever one requires, whatever one needs to know about what is going around us, you'll get it there. I congratulate you Sadhna for the anniversary of your this program Khabardar Negativity Se. Go ahead and do the nice work as you are always doing. Thank you very much. हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से. और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से. कैसे हैं आप? वेल आई होप एकदम ठीक ठाक और अपना ख्याल रख रहे हैं ना. वेल आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए और आप सब के लिए भी, क्योंकि खबरदार नेगेटिविटी ने 1 साल पूरे कर लिए अपने ब्रॉडकास्ट के. तो हमारा ये सफ़र बहुत ही ऑसम रहा और बहुत मज़ा आया. आपके साथ ये 1 साल कैसे निकल गया पता भी नहीं चला, और आपसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत होती रहती है और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी शेयर करी है आपके साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी ऑल द टाइम. हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं और आज बहुत सारे बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस आए हैं जो मैंने लेकर के आया. जिनके नहीं ले पाए उनके लिए आई अपोलोजाइज ऑफ कोर्स. So thank you once again, a big thank you to all of you for watching my show. और अब ये साल जो है उसका एक ही मिशन है कि दिस शुड गो इन पब्लिक एंड इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो 1000 के ऊपर जाना चाहिए. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस शो को आगे बढ़ाइए. राइट. सो ऑल राइट, विद दिस नोट अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, यानी कि पहले सेक्शन की तरफ, इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़. चलें.
फर्स्ट हॉट न्यूज़, कोरोना का कहर थोड़ा थमा है, मतलब थोड़ा कम हुआ है उसका जो रेट है, लेकिन अभी भी बहुत सी मौतें हो रही हैं। और अब उसमें एक और नया ट्रेंड आ गया है, ब्लैक फंगस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। और इसके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे आप बिग स्टोरी में, जिसमें हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, यानी सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस आउट दैट। वो आपको बताएंगे कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है और कैसे आता है और हमारी कंट्री में कब आया। तो डोंट मिस आउट दैट शो। बाकी कोरोना के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैंने स्क्रीन पे डाल दिए हैं आपके, लेकिन जब मैं रोज़ क्लिप्स देखती हूँ तो वाकई बहुत मन ख़राब होता है। अभी रिसेंटली मैंने इलाहाबाद, मेरा जो होम टाउन है, प्रयागराज अब इसका नाम हो गया है, वहाँ पे संगम के पास इतनी सारी लाशें मैंने रेतों के अंदर से निकलते हुए दिखाया। और जब बारिश हुई थी तो सारी लाशें जो है, आपको पता है हिंदू धर्म में जो है हम लोग जो है जो क्रियाकर्म करते हैं उसे जलाते हैं डेड बॉडीज़ को। लेकिन मुझे लगता है वहाँ के लोग इतने मजबूर थे, क्योंकि ना उनके पास लकड़ी था ना जगह थी, तो उन्होंने बहुत सारे जो डेड बॉडीज़ हैं वो रेत के नीचे डाले थे, और वो सब बाहर निकले जब बारिश हुई, थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी। तो बहुत ही दुखद था देख के, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मेरा शहर है और मुझे ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। बट बाकी सब जगह का भी देख के बहुत दुख होता है। सो आई होप ये मौत का जो सिलसिला है वो जल्द से जल्द थमे और कम हो। लेकिन वो सब आप पे और हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और दूसरों पे डिपेंड ना करें। हम प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर हैं, जिसके ठीक नीचे का दृश्य देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं, बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। और ये जो नजारा है, जो मंजर है, ये यहाँ से अगर नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े हैं अंतिम संस्कार के वक्त। अब मजबूरी थी किसी की गरीबी के चलते या प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी और दावों के फेल होने का नतीजा कि यहाँ पर अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो 1000 लाशों से ऊपर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार यहाँ पर ऐसे ही। दूसरी हॉट न्यूज़, 21 मई को पूरी दुनिया ने याद किया हमारे प्यारे नेता और भारत रत्न एक्स-पीएम राजीव गांधी जी को, जो कि एक बहुत ही डायनेमिक लीडर थे अपने टाइम के। एंड वी ऑल मिस हिम। इनफैक्ट मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्यों छोटी थी, अगर जर्नलिज्म में होती तो मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल, सौम्य और बहुत ही अच्छे नेता थे। उन्होंने ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बहुत कुछ दिया है इस देश को उन्होंने। और तो पूरी दुनिया ने उनको याद किया 21 मई को, क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन। और वो ऐसे नेता थे जिनके बारे में मैंने सुना ही नहीं, उनके बारे में कभी किसी ने कुछ गलत कहा हो, नहीं सुना मैंने। इनफैक्ट मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती थी तो मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे शैलेंद्र जी, वो उनका एक किस्सा बताते थे कि जब भी वो बाहर जाते थे, ऑब्वियसली सारे प्राइम मिनिस्टर्स का वही एक रूटीन है। ऑफ कोर्स मोदी जी ने वो चेंज कर दिया, मोदी जी अकेले ही जाते हैं फ़्लाइट में, उनका प्रेस ट्रूप जो है पीछे आता है। लेकिन जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग राजीव गांधी जी, उनका जो प्रेस का ट्रूप था वो उनके साथ चलता था फ़्लाइट में। तो शैलेंद्र जी उस ग्रुप का हिस्सा थे, और एक बार बता रहे थे कि वो हमेशा आके जर्नलिस्ट के बीच में ही बैठ जाते थे। और एक बार वो आके बैठ गए, उनके बगल में बैठ गए, और उनके हाथ में एप्पल था। उन्होंने कहा शैलेंद्र जी एप्पल खाएंगे? तो शैलेंद्र जी ने बोला नहीं सर आप खाओ, अब मैं दूसरा लेता हूँ। नहीं हम शेयर करेंगे। एंड कैन यू बिलीव इट, जब ये बता रहे थे शैलेंद्र जी तो उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कि एक पीएम और इतनी डायनेमिक फैमिली को बिलोंग करने वाले, उन्होंने वो एप्पल मुझे पहले दिया, बोला नहीं आप बाइट करिए। अरे तो क्या हो गया, हम सब इंसान हैं, ये वो करके बाइट करके वो सेम एप्पल उन्होंने खाया। ऐसे थे राजीव जी। और उनके बारे में और भी लोग कहते हैं कि जब वो पायलट थे तो वो किसी को भी नहीं बताते थे कि वो इंदिरा जी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उनके बेटे हैं, ऐसे थे। सो ऐसे नेता बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, बहुत इंसान जो इतने अच्छे इंसान हैं थे वो, कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान का अच्छा सोचा, अच्छा किया। और बहुत अफसोस होता है कि इतनी कम उम्र में वो चले गए, बहुत ही अफसोस होता है। सो वी पे आवर ट्रिब्यूट्स टू राजीव गांधी जी
and hope we have more leaders like him. Third hot news, बाबा रामदेव, जो कि अपने बयानों के लिए माने जाते हैं, कुछ भी उटपटांग बोलते रहते हैं। इस बार वो बहुत ही सीरियस ट्रबल में है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बोला, जो वो डॉक्टर्स जो इतने महीनों से कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं उन दवाइयों से। उनका बाबा रामदेव ने पब्लिकली ये कहा कि ये जितनी भी मौतें हो रही हैं वो एलोपैथी मेडिसिन्स की वजह से हो रही हैं, उनको आयुर्वेदिक लेना चाहिए, जो वो मेडिसिन्स बनाते हैं उनको लेना चाहिए। इससे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने बोला कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव जी को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना और इर्रिस्पॉन्सिबल बयान नहीं देना चाहिए। तो रियली आई ऑल्सो फील कि बाबा रामदेव जी योगा सिखाते हैं तो उनको योगा ही सिखाना चाहिए, और जो ये बन गए हैं व्यापारी, उसकी वजह से वो जो कंट्रोवर्सीज़ के घेरे में रहते हैं, ही शुड अवॉइड दैट। क्योंकि आप देखिए, आप एलोपैथी का फाइनली एलोपैथी से ही बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और उसके अगेंस्ट इस तरह से बातें करना। इनफैक्ट एक बार तो वो उनकी अपनी जो बनाई हुई कोरोनिल दवा थी, वो उसको कह रहे थे वो उपचार है उसका कोरोना का, जो कि बाद में नहीं प्रूफ कर पाए वो। तो इस तरह के आपने एक स्टेटस अटेन किया था, आपको लोग मानते थे, लेकिन आप फिर इस तरह से बयान दे के आप अपने आप को चीप बनाते हैं। सो रियली सैड, बट आई थिंक ही शुड लर्न फ्रॉम दिस। और डॉक्टर्स बहुत खफा हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स के साथ हम सारे खफा हैं कि डॉक्टर्स जो बेचारे दिन रात लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, आप उनके अगेंस्ट इस तरह बात करें और उनकी दवाइयों के अगेंस्ट इस तरह बात करें। So hope बाबा रामदेव जी learns his lessons. बीजेपी का एक और झूठ सामने आया। उन्होंने एक फर्जी टूल किट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ट्विटर पे डाला, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि ये कांग्रेस का है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें वो फ़र्ज़ी जो है वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, फ़र्ज़ी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं या दे रहे हैं। पर जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो फ़र्ज़ी था, और इसके लिए जिन्होंने इस ट्विटर पे डाला था, संबित पात्रा जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनको ट्विटर ने ये उनके नीचे लिखा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, यानी मैनिपुलेटेड जो फैक्ट्स हैं। तो इस तरह से वो लोग अभी ये बहुत सालों से कर रहे हैं, 7 साल से बीजेपी IT सेल जो है बहुत सारी फेक न्यूज़ लोगों को में फैलाती है, और अभी वो लोग इसलिए भी थोड़े से विचलित हैं क्योंकि इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं और लोग उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने ये एक और कांग्रेस के ख़िलाफ़ निकाला मुहिम, और पता नहीं क्या सोचा उन्होंने कि पकड़े नहीं जाएंगे, बट एक्चुअली जब वेरिफिकेशन हुई तो पकड़े गए वो। सो विच वॉज़ वेरी वेरी आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अगर वो अच्छे से करते तो शायद लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते, बट दे हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट इन पब्लिक बिकॉज इस तरह की हरकतें करते हैं कि फ़र्ज़ी टूल किट लॉन्च कर दिया ट्विटर पे और कांग्रेस को ब्लेम कर दिया। कोई भी चीज़ होता है उसमें हर चीज़ में दूसरी पार्टीज़ को ब्लेम कर देते हैं, तो वेरी बैड इट इज़। सो सामने आया, और ट्विटर भी नाउ हैज़ बिकम अलर्ट, और वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि मैनिपुलेटेड मीडिया है। इंटरनेशनल फ्रंट पर पैलेस्टीन्स और इज़राइल के बीच में काफ़ी दिन से वॉर चल रही है, काफ़ी लोग इनोसेंट लोग मारे गए हैं, बच्चे इंक्लूडिंग बच्चे। तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जहर फैला के, मतलब ये लड़ाई इज़राइल उन पर कब्ज़ा करना चाहता है, पैलेस्टीन्स कह रहे हैं कि इज़राइल उन पर कब्ज़ा करना चाहता है, और इज़राइल कहते हैं वो उनकी ज़मीन है जिस पे पैलेस्टीन्स हैं। तो काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा है, एंड होपफुली दिस विल बी सॉर्टेड आउट इन द कमिंग डेज़, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट लोगों की इसमें मौत हुई है, इंक्लूडिंग बच्चे, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन बिग स्टोरी। वेल, इस सेक्शन में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की, जो आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि हर जगह वो फैल रहा है और काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज ख़ास मेहमान, स्पेशल गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर कृष्ण राजभर, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं और IMA के को कन्वीनर भी हैं।
So let's join hands together and welcome Dr. Krishan Rajbhar. Thank you, Dr. Saab, for joining us. It's indeed an honor and pleasure to have you on my show. Thank you so much for coming to my show. So चलिए मिलते हैं डॉक्टर राजभर से एंड जानते हैं कि what is black fungus. चलें. Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon from Delhi. I am also the co-convener in Indian Medical Association Juniors Doctor Network, Delhi. Besides this, I am also the prolific author of 45 medical books. First of all, I would like to thank Khabardar Negativity Se channel for giving me this opportunity to discuss with you about the black fungus, that is also called as mucormycosis. Then one thing is ki what is black fungus? Black fungus is a fungus which infects the immunocompromised people. Generally all the fungus infects immunocompromised people. इस समय ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन प्री कोविड टाइम्स और द गैप विच हैज़ हैपेंड 4-5 मंथ्स पीरियड जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में था, फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में था कोविड के. सो म्यूकरमाइकोसिस, अब कोविड इस समय ज़्यादा केसेस होने के रीज़न ये हैं कि अभी म्यूकर क्या है कि अभी कोविड के केसेस आए थे, कोविड में कईयों को स्टेरॉइड चली थी, कई पेशेंट, और ऐसा नहीं है कि ये म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस सबको अफेक्ट कर रहा है, ये उनको अफेक्ट कर रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हो, जो डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये, और उनको कोविड से सही होने के बाद हो रहा है. तो जितने पेशेंट्स कोविड हो गए हैं, जिनको ऐसा नहीं है कि सबको म्यूकर हो रहा है, सबको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है. दूसरी चीज़ की इनके केसेस ज़्यादा बढ़ने के रीज़न ये भी है कि अभी जो नॉर्दर्न इंडिया है या जो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली कंट्री है, वहाँ रेनी सीजन है. रेनी सीजन में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें फंगस के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और जो इस बार क्या था, इस बार जो सेकेंड वेव में हमारा काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, तो द पेशेंट रिक्वायरिंग द हॉस्पिटल एडमिशन ऑल्सो बढ़ गए थे. सो उनमें क्या था कि हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा था, तो कई पेशेंट ने अपने आप को घर पे ऑक्सीजन लगा के मैनेज किया. जब हम घर पे ऑक्सीजन मैनेज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उसमें डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होता है वो यूज़ करें एज अ ह्यूमिडिफाइंग एजेंट. कईयों ने अपने नॉर्मल सप्लाई के पानी को, टैप वाटर को यूज़ किया, उसमें फंगल स्पोर्स होते थे, वो थ्रू ऑक्सीजन हमारे एयर में गए, हमारे नोज़ में गए, वो आगे चल के फेवरेबल कंडीशन लेके जर्मिनेट किए, तो इसलिए म्यूकर के केसेस बढ़े हैं. सो ये था पूरा कि हाउ डू यू गेट इट, आपको ऐसे कैसे इन्फेक्शन होता है. अब आपको क्या सिम्टम्स होंगे, आपने पोस्ट कोविड आप रिकवर किया, आपको क्या सिम्टम्स हो, तो आपको ये सोचना है कि आपको म्यूकर का इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस हो सकता है. तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप क्या इन कैटेगरीज में आते हो. आपको कभी ब्लड कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर का इलाज चला या अभी चल रहा है. दूसरी चीज़, आप क्या डायबिटिक पेशेंट्स हो, आपको कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, आपको स्टेरॉइड चला है या आप घर पे ऑक्सीजन लिए हो. अब इन कैटेगरीज में आते हो और आपको ये सिम्टम्स है. क्या क्या सिम्टम्स है? जैसे नाक बंद है आपका, जो नाक में क्रस्ट होता है, क्रस्ट मतलब नाक में पपड़ी जमना, जो पपड़ी जमना है ये अर्लीस्ट साइन ऑफ म्यूकर होता है. तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब आपको म्यूकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. दूसरी चीज़ की आपको चेहरे पे जो सेंसेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, छूने का पता नहीं चल रहा है, गर्म ठंडे का चेहरे पे मतलब ये वाला पूरा हिस्सा. दूसरा, इसके बाद क्या होगा, दिखना धुंधला होगा, मतलब ब्लरिंग ऑफ विजन जिसको बोलते हैं. और उसके बाद क्या होगा, अगर और बीमारी बढ़ी तो आपके दिमाग को इन्वॉल्व करेगा. जब दिमाग को इन्वॉल्व करता है तो बीमारी काफ़ी खतरनाक हो जाती है. हमारे लिटरेचर में ये लिखा हुआ है कि इस बीमारी की मोर्टेलिटी रेट 50 से 80% होती है. मतलब अगर 100 पेशेंट को हुआ तो 50 से 80 पेशेंट की मृत्यु होती है, जो इस बीमारी को ज़्यादा खतरनाक बनाता है. अब ये सिम्टम्स आप में आ गए तो लोग मेरे से कुछ, मैं टेली कंसल्टेंसी पेशेंट्स को देता हूँ. तो मैं दिल्ली पुलिस कोविड हेल्पलाइन में भी एज अ टेली कंसल्टेंट काम करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में भी एज अ टेली कंसल्टेंट काम करता हूँ, और बाकी कुछ ऐप्स पे जैसे कनेक्टिव क्लिनिक पे टेली कंसल्टेंट एज अ टेली कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ. पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन सा टेस्ट कराऊँ. कोविड के सिम्टम्स आते हैं तो हम कोविड के RT-PCR करा लेते हैं या एंटीजन टेस्ट करा देते हैं. अब होम किट भी ICMR ने लॉन्च कर दिया, अप्रूव कर दिया. तो अब कोविड के लिए, अब म्यूकर के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में ये सिम्टम्स है तो म्यूकर के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि ये कर लो वो कर लो. आपको म्यूकर
आपको लग रहा है म्यूकरमाइकोसिस, आपको लग रहा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण आप में आ रहे हैं, तो आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो आपको सिम्टम्स और आपकी हिस्ट्री के आधार पर आपको एसेस करेंगे। उसके बाद आपको चिकित्सक परीक्षण करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो क्या करेंगे, आपके नाक में देखेंगे, जिसको हम एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं। उसके साथ साथ आपको दूरबीन से, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, दूरबीन से आपको नाक की एंडोस्कोपी करेंगे। उसमें कुछ अगर क्रस्ट वगैरह मिलता है तो उसके वो सैंपल लेके उसको KOH फंगल कल्चर के लिए भेजेंगे और बायोप्सी के लिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसके रिपोर्ट के हिसाब से आगे की चीज़ें होगी। इसमें एक स्पेशल टाइप का MRI अगर डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट में कराना है, उनको लगता है कि ये है म्यूकर जैसे लग रहा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, तो गैडोलियम एनहांस्ड MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, जिससे हमें बीमारी का एक्सटेंट पता चलता है, कहाँ कहाँ बीमारी फैली है। अगर हमें लग रहा है MRI की रिपोर्ट और फंगल कल्चर और हिस्टोपैथोलॉजी के बाद हमें लग रहा है कि इसमें बीमारी ज़्यादा फैली है या इसमें बीमारी है, म्यूकर है, तो हम बीमारी कहाँ तक फैली है वो देख के पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में PAC, प्री एनेस्थेटिक चेकअप के बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके इसको डिब्राइडमेंट करते हैं। डिब्राइडमेंट में हम क्या करते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से मरे हुए टिश्यू हैं उनको हटाते हैं, ताकि जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा गहरे तक जाए, ज़्यादा अंदर तक जाए, तो वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। अब ये चीज़ है कि अभी हमारे देश में, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि हमारे देश में क्यों आया है। एक तो अभी ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट था, प्लस पोस्ट कोविड इरेशनल यूज़ हुआ है स्टेरॉयड का। हमारे देश में जो प्रोटोकॉल मैनेजमेंट होता है, कई दूसरे पैथी के लोग इसको जिनको मॉडर्न मेडिसिन की ज़्यादा समझ नहीं है, वो इरेशनली यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से इरेशनल मैनेजमेंट होता है, इरेशनल मैनेजमेंट हुआ है कोविड का, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स को चांसेस, जो इंसिडेंस है, बढ़े हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, पहले एक महीने में 1-2 केस नॉर्मली अस्पताल में आते थे, इवन हमारे अस्पताल में भी 1-2 केसेस आते थे, और अब रोज़ के हिसाब से 3-4 केसेस आ रहे हैं। अपोलो में भी एक दिन में, पहले महीने में 1 केस आते थे, अब दिन में 3 से 4 केस आ रहे हैं। दूसरा चीज़ कि अब ये चीज़ है कि सरकार का क्या रोल है इसमें। तो इसमें 2 दवाई यूज़ होती है, एम्फोटेरेसिन और पिसाकोनाजोल। एम्फोटेरेसिन जो है वो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपका एम्फोटेरेसिन चलता है तो आपको लीवर और किडनी में दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि ये दवाई यहीं से मेटाबोलाइज होती हैं, तो उसमें आपको लीवर और किडनी की मॉनिटरिंग भी करनी होती है। और ये नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट में होता है, तो जिनको मधुमेह की बीमारी है, मधुमेह की बीमारियों को फिर इंसुलिन से हमें शुगर भी रेगुलेट करना होता है। अब इसके बाद, क्योंकि शुगर भी एक अच्छा सबस्ट्रेट है, आयरन के साथ साथ ये जो फंगस है, म्यूकर फंगस है, ये आयरन और शुगर इसके लिए बहुत अच्छा सबस्ट्रेट है। अगर ये मिले इनको प्रॉपर, तो ये बहुत ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन और फैलेगा। और इसमें कई बार क्या होता है कि हमें आंखें निकालनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन। आंखें निकालनी पड़ती है ताकि वो दिमाग तक ना पहुंच पाए। अब ये है कि जैसे कि हमने देखा है हमारे देश में जो सेकेंड फेज ऑफ द कोविड था, उसमें ऑक्सीजन की और इसेंशियल ड्रग की, रेमडेसिविर की, कई जगह स्टेरॉयड की, कई जगह इवन एजिथ्रोमाइसिन जो कि बहुत कॉमन ड्रग है, उसकी भी कमी हो गई थी। नोएडा में रिपोर्ट्स आई थी कि नोएडा में एजिथ्रोमाइसिन की भी कमी हो गई थी। तो मैं भारत सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस बीमारी को एक नेशनल इमरजेंसी, एक मिनी पेंडेमिक कंसिडर करके एक हाई पावर कमेटी बनाया जाए। हर अस्पताल में म्यूकर वार्ड और म्यूकर ऑपरेशन थिएटर अलग से बनाया जाए, जिसमें कि जो विभिन्न विभाग के लोग हैं, कौन कौन से, ENT सर्जन्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स और मेडिसिन के लोगों को इन्वॉल्व करके, इन्फेक्शियस डिजीज मेडिसिन के लोगों को इन्वॉल्व करके एक पूरी टीम गठित किया जाए और स्पेशल म्यूकर वार्ड और म्यूकर ऑपरेशन थिएटर की जाए। क्योंकि ये बीमारी, कोरोना में 1 से 2% मॉर्टेलिटी है, इस बीमारी की 50 से 80% मॉर्टेलिटी है। तो आप समझ लो कि ये कितने खतरनाक है, 40 गुना ज़्यादा खतरनाक है कोरोना से। अगर इसको अच्छे से नहीं मैनेज किया गया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। और दूसरी चीज़ की एम्फोटेरेसिन पिछली बार कोविड के सेकेंड वेव में भी यही हो रहा था कि ऑक्सीजन, शुरू में ऑक्सीजन की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे कुछ बुरे लोग का कब्जा था। मतलब वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। तो एम्फोटेरेसिन बी और पिसाकोनाजोल, 2 एंटीफंगल ड्रग इस बीमारी से लड़ने के लिए
यूज़ की जाती है एंटी फंगल ड्रग। और ये एम्फोटेरेसिन बी की जो हम 3 ग्राम पेशेंट को थेरेपी देते हैं ओवर द 20-25 डेज, कई लोग 10 मतलब प्रोडक्ट अलग अलग बोलता है 10 से 20 दिन के बीच हम देते हैं। ये जो पूरी थेरेपी देते हैं एम्फोटेरेसिन की, लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की, ये 3 से 4 लाख रुपए की आती है, एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। सो सरकार को चाहिए इसमें कुछ सब्सिडी दे, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सिडी दे। और दूसरी चीज़ की जो ये होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इवन अभी शुरू हो गई है एम्फोटेरेसिन बी की, या इसको रेगुलेट करें। इसको हम रेगुलेट करेंगे तो पेशेंट तक, ज़रूरतमंद पेशेंट को ईजिली एक्सेसिबल हो। और दूसरी चीज़ की जो इरेशनल यूज़ है, कुछ अलग अलग पैथी के लोग स्टेरॉयड और बाकी कोविड के पेशेंट को मैनेज इरेशनली कर रहे हैं, वो रेगुलेट करें सरकार, तो ये केसेस आने थोड़े बंद होंगे। और मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया निगेटिव न्यूज़ के अलावा थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाए, जो ग्राउंड रियलिटी है उसी को दिखाए, उससे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई ना करें। नहीं तो नॉर्मल पब्लिक पे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो क्योंकि कोई भी बीमार व्यक्ति होता है, दवाइयाँ डॉक्टर्स का एक पर्टिकुलर रोल है, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस कितना है, वो कितना मोटिवेटेड है, इसका भी रोल है। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बी सेफ, फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डोंट बी केयरलेस। एंड लास्ट में मैं खबरदार नेगेटिविटी चैनल को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उनका सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ लॉन्चिंग वीडियोज़। धन्यवाद। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, वरना आप गरीब हैं। सो अगर आपको अमीर रहना है, आपको रिच बनना है, तो हेल्दी बनिए आप, राइट। सो आज मैं इस सेक्शन में आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स जो आपको बताएंगे कि नहाते वक्त, यानी वाइल टेकिंग योर बाथ, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो पहली टिप ये है कि नेवर टेक योर बाथ आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन उससे ख़राब होता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब खाना खाते हैं आपकी बॉडी अंदर गर्म होती है और इमीडिएटली जाके आप नहाएंगे तो ऑब्वियसली वो डाइजेशन में आपको रुकावट करेगा। सो नेवर टेक योर बाथ आफ्टर मील्स, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। या ओके, नाउ द सेकेंड टिप इज़ दैट नेवर टेक बाथ विद वेरी हॉट वाटर। बहुत लोगों की आदत होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्म पानी से नहाते हैं। नहीं, आप नॉर्मल पानी से नहाइए, इवन इफ़ इट इज़ वेरी कोल्ड, जैसे कि नॉर्थ रीजन्स में होता है। मैं तो मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ तो 12 महीने सेम ही वेदर होता है। सो आई नेवर टेक बाथ विद हॉट वाटर, आई ऑलवेज टेक बाथ विद नॉर्मल वाटर। लेकिन अगर आप नॉर्थ में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो आप ल्यूक वार्म, वेरी वेरी माइल्ड वार्म वाटर से लीजिए, नॉट वेरी हॉट वाटर, बिकॉज इट ड्राइज अप योर स्किन। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। थर्ड टिप ये है कि नहाते वक्त डोंट यूज़ सोप ऑल ओवर द बॉडी, बिकॉज सोप जो होता है ना, वो केमिकल होता है, ऑब्वियसली इट ड्राइज अप योर स्किन। सो ऑलवेज वॉश विथ सोप योर पार्ट्स वेयर यू स्वेट, जहाँ आपको स्वेटिंग होती है, जैसे नेक हो गया या आर्मपिट्स हो गया, और भी जगह जहाँ पे आप स्वेट करते हैं उनको आप साबुन से आप साफ़ कर सकते हैं। बट बाकी बॉडी में जस्ट प्लेन वाटर, once or twice a week you can use soap, so that will keep your skin very supple and soft always. Yeah. Okay, now third tip is that नहाते वक्त मतलब आप जब नहाते हैं तो obviously especially ladies, gents, they always wash their hair, but hair आपको रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं बाहर या अगर ज़रूरत ना हो तो आप ना धोएं, हफ्ते में आप 2-3 बार धो सकते हैं, बट मोस्टली ट्राई एंड अवॉइड टेकिंग हेड बाथ एवरी डे। इससे क्या होगा, आपके हेयर जो कि शैम्पू, वी यूज़ शैम्पू विच आर ऑल काइंड ऑफ केमिकल। अगर आप हर्बल शैम्पू आपके पास है तो भी फिर भी थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी इफ़ यू कैन अवॉइड टेकिंग हेड बाथ एवरी डे। ओके, एंड फोर्थ टिप इज़ दैट while taking bath, आपका जो, हम लोग क्या करते हैं कि हेड को क्लीन कर लेते हैं, पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, लेकिन जो हमारे टोज़ हैं या हमारे सोल्स हैं वो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट while taking your bath, ऑलवेज़ क्लीन योर सोल। आपका जो पैर है, नीचे जो सोल है और उसका जो जैसे एंकल कहते हैं और फिंगर्स हैं, उनको अच्छे से साबुन से धोएं और उसके बाद यू कैन पुट ऑयल सो दैट इट डजंट ड्राई अप। तो वो एक बहुत
इसेंशियल हिस्सा है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, भी उसको सरपास कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि अरे पैर भी धोना है। पैर ऊपर से डाल दिया पानी और शावर ले रहे हो या बाथ ले रहे हो तो काइंड ऑफ आपका जो फुट है या फीट जिसे कहेंगे, दोनों पैरों को फुट, वो मिस आउट हो जाता है। सो टेक केयर ऑफ दैट। एंड द फिफ्थ टिप इज़ दैट डोंट स्टे टू लॉन्ग इन अ बाथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, इफ़ यू हैव अ बेदिंग टब, आपको लगता है आपको रिलैक्स करना है तो आप काफ़ी देर तक उसमें रहते हैं, लेकिन रोज़ का यू कैन नॉट डू दैट एवरी डे बिकॉज दैट ऑल्सो ड्राइज योर स्किन। सो इवन इन द शावर, if you're standing in the shower for very long, like say more than 15 minutes, 20 minutes, so that will affect your skin. So don't take too long in a shower or in a bathing tub, but yes, once in a week you can just put a lot of salts and a lot of kind of what do you say, massage oils and all. And take a bath of course, so that will relax you, but not every day. Of course time भी नहीं होता लोगों के पास कि रोज़ वो इतना लेजर बाथ लें, बट अगर टाइम भी है, जैसा कि अभी लॉकडाउन में हो सकता है आपके पास टाइम हो, तो डोंट डू दैट एवरी डे। सो ये थी 5 टिप्स while you're taking your bath. So I hope आपको अच्छी लगी हो और आप अपने जीवन में उसको लाएंगे। So viewers, with this we come to the end of the program. आई होप आपको पसंद आया हो, और फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू हु आर वाचिंग दिस शो। और आप प्लीज़ हमेशा ये प्यार बनाए रखें, ठीक है, बिकॉज़ लव यू ऑल, एंड प्लीज़ शेयर दिस प्रोग्राम, दिस शो विद ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, सो दैट व्यूअरशिप बढ़े दिन पे दिन, और ये जो मैसेजेस हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बहुत लोगों तक जाएं। या सो थैंक यू वंस अगेन, लव यू ऑल अगेन, टेक केयर, ciao, bye bye।